संगम साहित्य हमारे पास दक्षिण भारत के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। संगम युग दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित है और इस युग को संगम युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग की जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं उसका स्रोत संगम साहित्य है। संगम जो साहित्य है वह तमिल कवियों द्वारा रचित साहित्य है और दक्षिण भारत में प्रथम सदी ईस्वी पूर्व से लेकर तृतीय सदी तक तमिल कवियों के 3 महत्वपूर्ण संगम अर्थात संघ हुए और इन संघों में या हम कहें इन संगमों में तमिल कवियों ने अपनी महत्वपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत की जिनका कालांतर में संकलन किया गया और वह संगम साहित्य कहलाया। इसी संगम साहित्य से हमें दक्षिण भारत में प्राचीन 3 राजवंशों चेर, चोल, पांड्य इन तीनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए इस युग को हम संगम युग कहते हैं क्योंकि इन तीनों प्राचीन राजवंशों की जानकारी हमें संगम साहित्य से होती है। इसलिए उनके शासनकाल को, प्राचीन काल में जो उनका शासन रहा, उसे हम संगम युग के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत के इतिहास को जानने से पूर्व यदि हम दक्षिण भारत की भौगोलिक स्थिति पर चर्चा करें तो आप सभी को ज्ञात है कि दक्षिण भारत जो सुदूर दक्षिण है वो एक प्रायद्वीप का, जो भारतीय प्रायद्वीप है उसमें एक त्रिभुज के आकार का स्वरूप हमें दृष्टिगत होता है। जो सुदूर दक्षिण है अर्थात जिसमें वर्तमान में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ये जो क्षेत्र, ये जो राज्य सम्मिलित हैं, इन राज्यों को हम सुदूर दक्षिण भी कहते हैं। और जो ये सुदूर दक्षिण है, भारत का सुदूर दक्षिणी हिस्सा है, वह एक त्रिभुजाकार स्वरूप में हमें देखने को मिलता है। 3 ओर समुद्र से घिरे होने के कारण इस दक्षिणी हिस्से की अपने आप में एक विशिष्ट स्थिति रही है क्योंकि ये समुद्र तटीय राज्य होने के कारण या समुद्र तटीय क्षेत्र होने के कारण प्राचीन काल से ही अरबों, यूरोपियन में जैसे यूनानियों, इनका व्यापार यहाँ से होता रहा है। इसमें जो भौगोलिक स्थिति है दक्षिण भारत की, जो बंगाल की खाड़ी की ओर वाला क्षेत्र है उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है जो कि लगभग 1000 मील लंबा है। जो पश्चिम में अरब सागर वाला क्षेत्र है, अरब सागर की ओर जो क्षेत्र है वह मालाबार तट कहलाता है और इसका विस्तार भी लगभग 1000 मील के आसपास ही है। पश्चिमी घाट जो अरब सागर की तरफ है, इस घाट की जो पर्वत श्रृंखलाएं वो काफी ऊंची हैं और कहीं कहीं इसकी ऊंचाई 2000 फीट तक पहुंच जाती है। बाद में जो सुदूर दक्षिण में जो नीलगिरी पर्वत है उसकी ऊंचाई यद्यपि 8700 फुट है और नीलगिरी पठार के जो अंत में पाल घाट वाला क्षेत्र है और इसमें जो कोयम्बटूर का समतल भूभाग है यह भी एक प्रकार से कृषि के लिए उपयुक्त है। और इस तरह कर्नाटक तथा मालाबार के बीच संचार की जो सुविधाएं पाल घाट या हम कह सकते हैं कोयम्बटूर वाले क्षेत्र से मिलती हैं, वह संचार का एक महत्वपूर्ण साधन इस क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण नदियां दक्षिण में गोदावरी के स्रोत या गोदावरी नदी वहां बहती है और अन्य जो महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र इस दक्षिण भारत में हैं उनमें नाना घाट, सोपारा कल्याणा के बीच पिंपरी घाट, जुनार, कोंकण, ये जो है महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र हैं। इस तरह हम समझ सकते हैं कि दक्षिण भारत में मुख्यतः कोरोमंडल तट, मालाबार तट, नीलगिरी का पठार, नाना घाट और इस तरह जो कावेरी का तट है, ये जो महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अब जो ये क्षेत्र हैं इनके बारे में यदि हम प्राचीन इतिहास की चर्चा करें तो दक्षिण भारत का जो प्राचीन इतिहास हमें ज्ञात होता है वह महापाषाण कालीन कब्रों से
प्राप्त होता है, क्योंकि दक्षिण भारत में महापाषाण जो स्मारक हैं या जो कब्रें रही हैं उनसे प्राचीन काल की कई बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है। परंतु साहित्यिक दृष्टि से जो जानकारी हमें दक्षिण भारत के इतिहास की प्राप्त होती है वह जो प्राचीन साहित्य है दक्षिण का वह है संगम साहित्य। जैसे मैंने कहा कि संगम साहित्य वह साहित्य है जो तमिल कवियों के एक संघ द्वारा, जिसे वो संगम कहते हैं, उनके द्वारा जो संकलित साहित्य है उसे हम संगम साहित्य कहते हैं। क्योंकि दक्षिण भारत में तमिल कवियों के 3 संगम हुए, माने 3 समागम हुए, 3 समय उन्होंने 3 कालखंडों में उन्होंने अपनी रचनाओं का संकलन किया और उन जो समागमों को हम संगम कहते हैं। और उन 3 संगमों में जो रचनाएं संकलित हुई उन्हीं रचनाओं को हम संगम साहित्य कहते हैं। आज जो संगम साहित्य हमारे पास उपलब्ध है उनका जो संकलन है उन संकलनों को हम निम्न रूप में जानते हैं या निम्न संकलनों के रूप में हमें वो संगम साहित्य उपलब्ध है। जैसे पहला है नरिणई, दूसरा कुरुंदोहई, तीसरा एन गुरुनुरु, चौथा पतुत्पत्तु, पांचवा पदुटपत्तु, छठा परिपाडल, सातवां कल्लितोहई, आठवां अहनानुरु और 9वां पुरनानुरु। तो ये जो 9 संकलन हैं इनसे हमें प्राचीन संगम साहित्य की जानकारी प्राप्त होती है और इन 9 संकलनों के अंतर्गत ही हमें प्राचीन संगम साहित्य उपलब्ध होता है। जो मैंने बताया कि जो ये संगम हुए 3 संगम, तो यद्यपि कई विद्वानों का, कई कवियों का मानना ही है कि उसमें बहुत सी अतिशयोक्तिपूर्ण संख्या उन्होंने रचनाओं की दी है, परंतु जो रचनाएं आज उपलब्ध हैं उनकी जो संख्या है विद्वानों के अनुसार वो 2289 रचनाएं आज हमारे पास उपलब्ध हैं संगम साहित्य की। इनमें कई कविताएं बहुत छोटी हैं और कई बहुत विस्तृत हैं, बहुत अधिक लंबी हैं। जैसे सबसे छोटी जो कविता है मात्र 3 पंक्तियों की है और एक कविता तो इतनी लंबी है कि वह 800 पंक्तियों से भी अधिक लंबी कविता है। ये जो कविताएं हैं 473 कवियों की ये जो कविताएं हमें या रचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं। इनमें कुछ कविताएं भी हैं और अधिकांश कवि हैं। जो ये संगम साहित्य है, इस संगम साहित्य से जो तत्कालीन समाज के बारे में, तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियों के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है उसके आधार पर हम तत्कालीन दक्षिण भारत में 3 महत्वपूर्ण राजवंशों का इतिहास जानते हैं, जिनमें चेर, चोल और पांड्य सम्मिलित हैं। इन तीनों राजवंशों का प्राचीन इतिहास जानने का हमारे पास जो संगम साहित्य महत्वपूर्ण स्रोत है, इसीलिए हम इस युग को संगम युग कहते हैं, जैसे मैंने पूर्व में बताया था इस बारे में। यद्यपि जो संगम हुए जिनमें मदुरा का जो संगम प्रसिद्ध है, तो कई विद्वानों ने उनमें थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी इसमें कहा जाता है। जैसे कि जो 3 संगमों का वर्णन है उनमें लंबा अंतराल बताया गया कि वो लंबे समय तक वो संगम चलते रहे और कुछ विद्वानों ने ये माना है कि ये संगम 9990 वर्षों तक चले। ये एक विशेष संख्या विद्वानों ने मानी है। और इरैयानार अगपोरुल जो एक विद्वान हुए 8वीं सदी में दक्षिण भारत में, उन्होंने कहा इन संगमों में 8598 कवियों ने अपने साहित्य की रचना की और इनके इरैयानार अगपोरुल के विवरण के अनुसार 197 पांड्य राजाओं ने इन संगमों को संरक्षण प्रदान किया और इस तरह इनकी एक विशाल संख्या हमारे सामने इरैयानार अगपोरुल प्रस्तुत करते हैं। परंतु विद्वानों का जो आज उपलब्ध रचनाएं, जैसे मैंने बताया कि आज जो है 2289 कविताएं हमारे पास उपलब्ध हैं और जो कि 473 कवियों द्वारा रचित हैं। तो इस तरह हम दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसको संगम साहित्य के द्वारा जानते हैं। और जो संगम साहित्य का जो इतिहास है, संगम साहित्य के द्वारा जो हम इतिहास जानते हैं और जो 3 महत्वपूर्ण राजवंशों का संगम साहित्य में वर्णन है, चेर, चोल, पांड्य, इनका उल्लेख पूर्व में जैसे अशोक के अभिलेखों में विज्ञात होता है। अशोक के अभिलेखों में दक्षिण भारत के पांड्य, चेर, चोल तथा सतीय पुत्र के नाम से जो राज्यों का उल्लेख होता है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मौर्य काल में भी दक्षिण में ये राजवंश शासन कर रहे थे। साथ ही साथ जो कलिंग का एक प्रसिद्ध शासक हुआ, खारवेल,
उसका जो अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, उस अभिलेख में भी दक्षिण भारत में तमिल प्रदेश के 3 राज्यों का उल्लेख किया गया है और उन 3 राज्यों का एक संघ के रूप में उल्लेख किया गया है जिसे त्रामिर देश संगठन कहा गया है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि संगम साहित्य के अलावा अशोक के अभिलेखों में तथा हाथी गुम्फा अभिलेख में भी दक्षिण के राजवंशों का उल्लेख मिलता है और इन राजवंशों के विस्तृत राजनीतिक गतिविधियों का उल्लेख, इनकी सामाजिक स्थिति का उल्लेख, इनकी आर्थिक दशा का उल्लेख हमें विस्तृत रूप से संगम साहित्य में प्राप्त होता है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि संगम साहित्य के आधार पर ही जिस युग का इतिहास हम जानते हैं वो संगम युग कहलाता है।